जिस दिन से मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन पर बताया है कि हमारा बच्चा 3 दिन बाद ही इस दुनिया में आने वाला है, तभी से मैं खुशी से पागल हुआ जा रहा था। दिल चाह रहा था कि अभी उड़कर जल्दी से अपने गाँव अपनी पत्नी के पास पहुँच जाऊँ। मैं और मेरी पत्नी राधा अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच रखा था। हमें एक बेटी की इच्छा थी और हमने अपनी बेटी का नाम प्रिया सोच रखा था। बड़ी मुश्किल से भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी थी और शादी के पूरे 6 साल बाद पहली बार हमें औलाद की खुशी हुई थी। अब मुझे सुबह का इंतज़ार था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं अपने मालिक से छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाऊं। वह सारी रात मेरी ऐसे ही गुजर गई थी। सुबह मैं अपने मालिक के सामने खड़ा था और उनसे छुट्टी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मैं बोला, साहब जी, बस 1 हफ्ते की ही तो बात है। मेरी पत्नी की डिलीवरी इसी हफ्ते हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल समय में मैं अपनी पत्नी के साथ रहूं। मेरा मालिक गहरी सोच में डूबा हुआ था। कहने लगा, रमेश, तुम्हारे जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बताओ मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मैं बहुत हैरान था और बोला, मालिक, कैसा नुकसान? मैं तो एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे मालिक कहने लगे कि मेरे पास एक बहुत बड़ा राज है। अगर वह राज तुम्हें मालूम हो जाए तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे लिए कितने खास हो। मालिक कहने लगे, अच्छा ठीक है, तुम अपनी पत्नी की डिलीवरी से फ्री हो जाओ, तब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा। आज से पहले मालिक ने कभी मेरे साथ इस तरह से बातचीत नहीं की थी। मेरी उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इस तरह से तो मैं पूरा हफ्ता बेचैन ही रहूँगा। आप मुझे जाने से पहले ही सारी बातें बता दें। मालिक बोले, रमेश, मैं पहले कुछ बातों के बारे में श्योर हो जाऊं, फिर सब कुछ तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम मुझसे वादा करो कि बहुत जल्दी लौट आओगे। मैंने अपने मालिक से वादा कर लिया। फिर मेरे मालिक ने मेरे हाथ पर मेरी सैलरी भी रख दी थी। बच्चे पैदा कर आने वाली दाई ने हमें पहले ही आसार बता दिए थे कि तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा होगी। इसीलिए मैं जाकर अपनी बेटी के लिए फ्रॉक और कुछ खिलौने भी खरीद लाया। मैं शाम की बस में बैठा और सुबह तक अपने गांव पहुंच चुका था। मेरी पत्नी राधा मुझे देखकर बहुत खुश थी। कहने लगी, मैं आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैं उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और उसे गले लगा लिया। मैंने कहा, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे माता पिता भी बच्चे के बारे में सोच सोच कर बहुत खुश थे। मैंने अब हमारी बच्ची की शॉपिंग अपनी पत्नी को दिखाई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी, हमारी बेटी बहुत खुशकिस्मत होगी जो उसे आप जैसा बाप मिलेगा। खैर, मेरी छुट्टी का तीसरा दिन था जब मेरी पत्नी की हालत खराब हो गई। हम उसे अस्पताल लेकर गए, जहां मेरी पत्नी ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। सब बहुत खुश थे। 2 दिन तक मैं अपनी बेटी में ऐसा खोया रहा कि मुझे आस-पास का कुछ होश नहीं था। फिर मेरे दिमाग में अचानक से मालिक की बातें घूमने लगी थी। मैंने सोचा कि जिस मकसद के लिए आया हूँ उसे पूरा कर लूँ। क्यों ना मैं अब वापस चला जाऊँ। हो सकता है मालिक मेरे साथ कोई बहुत खास बात करनी हो। राधा मुझसे नाराज हो गई थी कि आप इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं, मगर मैंने उसे किसी न किसी तरह समझाया कि मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आऊँगा। तब वह मान गई थी। मैं अपने मालिक के घर पहुँचा तो वहाँ मुझे बहुत अजीब सा माहौल महसूस हुआ। मेरा दिल घबरा गया था। मैंने सोचा शायद मैं अपनी बेटी को छोड़कर आया हूँ, इसीलिए मेरा दिल उदास हो रहा है। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो चौकीदार कहने लगा, रमेश, घर के मालिक की तो मौत हो गई है। मैंने आंखें फाड़ कर चौकीदार की तरफ देखा था, क्योंकि वह मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ था। मैं बोला, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मेरी बात सुनकर चौकीदार बोला,
मैं सच कह रहा हूँ, कितने अच्छे इंसान थे ना हमारे मालिक। अपने नौकरों का कितना ख्याल रखा करते थे। सच कहूँ तो उनका चेहरा आंखों के सामने से हटता ही नहीं है। मैं बोला, यह सब अचानक कैसे हुआ? चौकीदार कहने लगा, तुम्हारी जाने के बाद 3 दिन बाद ही इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान थे और सारा दिन यहाँ से वहाँ टहलते रहे। फिर मेरे पास आए और कहने लगे, रमेश की कोई खबर आई थी? मैंने कहा नहीं और सर हिला दिया। तो वह कहने लगे, अच्छा मैं उसे फ़ोन करके पूछता हूँ कि वहाँ कहाँ रह गया, कब तक लौट कर आएगा। फिर मालिक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन करने लगे, मगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया। मैं चौकीदार की बात सुनकर हैरान रह गया। अचानक ही मालिक की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा अहमियत कैसे हो गई थी कि मेरे यहाँ से जाने पर बेचैन हो गए थे। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया कि सच में मेरे नंबर पर मालिक की गई मिस कॉल है। मगर मैं बेटी की खुशी में सब कुछ भूल गया था। मैंने सोचा था कि बाद में कॉल कर लूँगा, लेकिन बेटी की खुशी में सब दिमाग से निकल गया। मैंने चौकीदार से कहा, बाबा तुम्हें पता है क्या कि मालिक मुझसे क्या कहना चाहते थे? चौकीदार बाबा हंसकर बोला, तुम्हें तो पता है हम नौकर लोग हैं, कहाँ बड़े लोगों की बातों में दखल अंदाजी करते हैं। मालिक की मौत के बाद मुझे ख्याल आया कि काश मैं उनसे पहले ही पूछ लेता कि वह मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हम अभी गेट पर खड़े हैं, यह बात कर ही रहे थे कि एक नौकरानी वहां आ गई। कहने लगी, रमेश तुम्हें मालकिन अंदर बुला रही है। मैंने सर हिला दिया और उस नौकरानी के पीछे चल दिया। मालकिन ने मुझे देखते ही कहा, रमेश तुम अपने मालिक के अंतिम संस्कार पर भी नहीं आए। मैंने बोला, मालकिन मुझे उनकी मौत के बारे में किसी ने नहीं बताया था। अब मुझे गेट पर चौकीदार ने बताया तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अफसोस है कि उस वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं था। फिर मालकिन ने पूछा, तुम्हारे बच्चे की पैदाइश हो गई? मैं बोला, जी मालकिन, असल में मेरा काम यहाँ पर मालिक को ऑफिस ले जाना और ऑफिस से घर जाना होता था। अब जब वह नहीं रहे थे तो इसका मतलब था कि मेरी जॉब भी खत्म हो चुकी थी। मैं बोला, मालकिन अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रहा, मैं अपने गांव वापस चला जाता हूँ। लेकिन मालकिन जल्दी से बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? क्या तुम मालिक के बाद इस घर को छोड़कर चले जाओगे? बाकी किसी भी नौकर ने नौकरी छोड़ने की बात नहीं की, तो फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा, मालकिन मेरा काम तो सिर्फ मालिक का ही था। अब जब वही नहीं रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मालकिन कहने लगी, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम ये काम छोड़कर मत जाओ। मुझे मालकिन पर तरस आ गया था, इसीलिए मैंने इरादा कर लिया, जब तक मालकिन को मेरी ज़रूरत है तब तक मैं यह काम घर का छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया था। मुझे मालिक की मौत का बहुत दुख था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनके साथ पिछले 8 वर्षों से काम कर रहा था। उन्होंने कभी तनख्वाह के मामले में देरी नहीं की थी, हमेशा टाइम पर दे देते थे। हम नौकरों का भी बहुत ख्याल रखते थे। अब मुझे मालकिन की बातें याद आ रही थीं, जो उन्होंने अपने मरने से पहले थोड़े दिन पहले की थी। ना जाने वह मुझसे किस राज के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सारे सवालों में उलझा रहा। मैं जब इस बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकता था। रात हुई तो नौकरानी मेरा खाना लेकर कमरे में आ गई थी। वह मुझे देखकर बोली, रमेश मालिक तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। मैं उसकी बात सुनकर एकदम चौंक गया। मैं बोला, तुम्हें कैसे पता कि मालिक मुझे याद कर रहे थे? वह बोली, मरने से एक दिन पहले वह मुझसे कह रहे थे कि रमेश कब तक वापस आएगा। मैं बोली कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरी बात सुनकर मालिक थोड़ी देर बाद बोले, अच्छा यह बताओ तुम्हारी नज़र में रमेश कैसा आदमी है? मैं बोली थी कि वह बहुत अच्छा इंसान है। मैंने आज तक रमेश में कोई बुराई नहीं देखी। अपने काम से काम रखता है,
मेरी बात सुनकर मालिक चुप हो गए थे। मैंने पूछा, तुम कुछ जानती हो कि मालिक मेरे बारे में इतनी पूछताछ क्यों कर रहे थे? तो उस नौकरानी ने ना में सिर हिला दिया और खाना रखकर चली गई थी। मैं खाना खाकर बिस्तर पर लेट गया था और बहुत जल्दी गहरी नींद में भी डूब गया था। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब मालिक मेरे सपने में आए थे। कहने लगे, आलोक जल्दी से उठो और अब मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक चीज़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हड़बड़ा कर बैठा था, मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मालिक का यूं मेरे सपने में आना मुझे हैरान कर रहा था। मैंने जल्दी से पानी पिया और सोचने लगा, मालिक ने मुझे अपने कमरे में जाने के लिए क्यों बोला था? शायद उनके कमरे में कुछ ऐसा था जिससे मेरी सारी उलझन खत्म हो जाती, मगर मजबूर था। मैं मालिक के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पर मालकिन होती थी। मैं इस तरह आधी रात को एक विधवा और औरत के कमरे में कैसे जा सकता था? मैं बड़ी देर तक इसी सपने के बारे में सोचता रहा। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी पत्नी राधा से बात की। वह मेरी आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हमारी बेटी रात भर रोती है, मुझे परेशान करती है, मुझसे अकेले नहीं संभाली जाती। आप घर पे होते थे तो मेरे दिल को सुकून होता था और मेरी बेटी को भी संभाल लेते थे, लेकिन अब मेरा दिल आपके जाने से ही परेशान है। इसीलिए हमारी बेटी प्रिया का रोना भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं बोला, राधा क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो। मुझे उम्मीद है कि यह मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। फिर मैंने राधा को अपने मालिक की मौत के बारे में बताया। सुनकर वह भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। कहने लगी, रमेश, उनकी अचानक से मौत हो गई। मैं बोला, मुझे इस बारे में तो कुछ खबर ही नहीं है, मगर जब मैं छुट्टी लेकर घर आने वाला था तब मालिक ने मुझसे कहा था कि वह मेरे साथ कोई ज़रूरी बात करना चाहते हैं। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। क्यों नहीं ज़िंदगी में इतनी मोहलत ही नहीं दी कि वह मुझसे अपने दिल की बात कर सकते। फिर मैंने अपने सपने के बारे में भी राधा को बताया। वह चौंक गई, कहने लगी, अरे मुर्दे यूं ही किसी के सपने में नहीं आया करते। यकीनन आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहते होंगे। जब मालिक आपके सपने में आए तो आप फौरन उसी समय अपने मालकिन के कमरे में चले जाते। मैं बोला, राधा कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आधी रात के समय मैं मालकिन के कमरे में कैसे चला जाता? वह जवान विधवा औरत, मेरा इस तरह से उनके कमरे में जाना ठीक नहीं। लेकिन एक ऐसा सवाल था। राधा बोली, रमेश, आप अपने सपने के बारे में अपनी मालकिन को बता दें, शायद वह आपकी कुछ मदद कर सके। मैंने कहा, हाँ, लगता है अब ऐसा ही कुछ करना होगा। इतनी ही देर में वह नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मैम साहब का हुक्म है कि गाड़ी निकालो। मैंने सर हिला दिया और फ़ोन बंद करके अपने कमरे के बाहर आ गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मालकिन आकर बैठ गई थी। वह कहने लगी, मुझे ऑफिस लेकर चलो। मैंने गाड़ी ऑफिस के रास्ते पर डाल दी। मालकिन थोड़ी देर बाद मुझसे पूछने लगी, रमेश, तुम कितना पढ़े लिखे हो? जो आज तक मालिक ने भी मुझसे नहीं पूछा था। मैं बोला, मालकिन मैं 10वीं पास हूँ। तब मालकिन बोली, तुम्हारे मरने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वह कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम रमेश पर विश्वास कर सकती हो। बहुत ही अच्छा लड़का है। हालांकि उसने एकदम कम शिक्षा पाई है, मगर ऑफिस के मामले में भी तुम उससे मदद ले सकती हो। रमेश, सच कहूँ तो मुझे इस बिजनेस वगैरह की ज़्यादा समझ नहीं है। तुम बताओ, मैं यह सब कैसे संभालूं? मेरे तो कोई आगे पीछे भी नहीं है। अब तुम्हें अपने मालिक की वसीयत पर अमल करना होगा और मेरी मदद करनी होगी। मैं बोला, मालकिन, मैं गांव का रहने वाला हूँ, शिक्षा भी मेरी ज़्यादा नहीं है और बिजनेस वगैरह के मामलों में के हवाले से भी
मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मालकिन बोली, देख लो रमेश, यह तुम्हारे मालिक की वसीयत है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने मालिक की कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करो, कि हर काम पर नज़र रखोगे। बाकी बिजनेस का मामला मैनेजर ही देख लेगा। तुम्हारे मालिक की मौत का दुख से मुझे थोड़ा भर लेने दो। आगे क्या करना है वो मैं खुद ही देख लूँगी। और फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि अपने मालिक की कुर्सी पर बैठने से तुम्हारी तनख्वाह लाखों रुपए में बदल जाएगी। मैं तो मालकिन की बात सुनकर ही दंग रह गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी लॉटरी निकल आई हो। मेरी बेटी प्रिया तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यवान साबित हुई थी। जब मालकिन मुझे इस बात पर इतना जोर दे रही थी तो फिर मैं भी मना नहीं कर पाया। वह मेरे साथ ऑफिस गई और उन्होंने सबको समझा दिया था कि आज से रमेश इस ऑफिस का बॉस है। तुम सब लोग इसका कहना मानोगे। मालकिन की बात सुनकर सब लोग मुझे हैरत भरी नज़रों से घूर रहे थे और फिर सब खड़े होकर मुझे सिर झुकाकर सलाम करने लगे। खड़े खड़े ही मेरी हैसियत बदल गई थी। मैं एक मामूली सा ड्राइवर एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन गया था। मैंने माना कि मैं वहाँ सिर्फ निगरानी करने के लिए था, असल मालिक नहीं था। मगर फिर भी नौकर मेरे सामने सर झुकाए खड़े थे। अब मैं रोज ऑफिस आने लगा था। ऑफिस का सारा काम मेरी अनुमति से होता था। ऑफिस की कोई भी फाइल मेरे साइन के बिना पूरी नहीं होती थी। किसी को भी छुट्टी चाहिए होती थी तो वह सबसे पहले मुझे आकर एप्लीकेशन देते थे। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत ही नया और अनोखा था। मैंने फ़ोन पर अपनी तरक्की के बारे में अपनी पत्नी को बताया तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी तरफ से मेरी पत्नी तो बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपने आप को खुश नहीं कर पा रहा था। अंदर से मेरा दिल बहुत बेचैन था और सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ मेरा सपना था। मुझे हर रात सपने में मेरे मालिक नजर आते थे और वह मुझसे यही कहते कि मेरे कमरे में जाओ, मगर मैं वहाँ कैसे जा सकता था? यह तो अपने वसूलों से गिरी हुई बात थी कि अपनी विधवा मालकिन के कमरे में आधी रात को चला जाऊं। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मालकिन मुझसे नाराज होकर मुझसे मेरी हैसियत ही ना छीन ले। इस तरह तो मेरी लाखों की सैलरी मेरे हाथों से निकल जाती। इसीलिए मैं हर रात अपने सपने को रद्द कर देता था। मुझे मालिकिन के ऑफिस के ज्वाइन किए हुए पूरा 1 महीना हो गया था और अब इसी तरह तनख्वाह भी मेरे हाथ में आ गई थी। तो मेरे पैर खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने कुछ पैसे खर्च के लिए निकाल कर रख दिए। सारे पैसे गांव अपनी पत्नी के पास भेज दिए। ऑफिस में बैठा हुआ था कि मेरी मालकिन का फ़ोन आ गया। वह कहने लगी, जल्दी से घर आओ, मैंने तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। मैं परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या बात है जो मालकिन ने मुझसे इतनी इमरजेंसी में घर बुलाया है। मैं घर पहुंचा तो मालकिन बाहर हॉल में बैठी हुई थी। वो रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मेरी घबराहट बढ़ चुकी थी। क्या हो गया? आप इस तरह क्यों रो रही हैं? आज मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी, वहां से यह लेटर मिला है। ये तुम्हारे नाम मेरे पति ने लिखा था। मैंने हाथों से पकड़ लिया था। वह कहने लगी, तुम ही पढ़ो और मुझे भी बताओ मेरे पति तुमसे क्या कहना चाहते थे जो उन्होंने इस लेटर का सहारा लिया। मैंने जल्दी से लेटर के ऊपर से टेप हटा दी। मैंने वह लेटर पढ़ा तो दंग रह गया था। उसमें मालिक ने लिखा था, रमेश, मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा आदमी हो, मगर मैं फिर भी तुमसे एक विनती करना चाहता हूँ कि क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे बारे में सारी छानबीन कराई है। सब ने तुम्हें अच्छा ही बताया है, किसी ने कोई कमी नहीं निकाली। रमेश, मुझे डॉक्टर ने बता रखा है कि मुझे एक बहुत ही लाइलाज खतरनाक बीमारी है। मैं अब कुछ नहीं कर सकूंगा। बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरे पीछे मेरी पत्नी इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। उसके सर पर उसके माता पिता का भी साया नहीं है। ऐसे में मेरी तुमसे विनती है कि तुम मेरी पत्नी को
कभी छोड़ना, तुम उससे शादी करके उसका सहारा बन जाना। मैं अपनी पत्नी को लेकर किसी और इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। लेटर छूटकर मेरे हाथों से गिर चुका था। मैं दंग रह गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मालकिन बोली, रमेश क्या लिखा है इस खत में? मुझे भी बताओ, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही हूँ अब। मगर मैं मालकिन को अपने मुंह से यह बात तो शायद वह मुझ पर विश्वास ना करती, इसीलिए मैंने लेटर उनकी तरफ बढ़ा दी और वहाँ से चला गया बाहर। आकर मैं सोचने लगा था, शायद मालिक मुझसे यही कहना चाहते थे। शायद वह मेरे सपने में भी इसीलिए आया करते थे। अब बात तो यह थी कि क्या मुझे अपने मालिक की वसीयत को पूरा करना चाहिए या नहीं। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। मैं उसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं देखता हूँ कि मालकिन इसके बारे में क्या कहती है मुझसे। उनका जवाब सुनकर ही मैं आगे कोई फैसला करूँगा। रात हुई तो नौकरानी मेरे पास आई और बोली, मालकिन ने तुम्हें बुलाया है। मैं कमरे से बाहर निकला तो मालकिन हॉल में ही बैठी थी। वह कहने लगी, रमेश, तुमने अपने मालिक की वसीयत के बारे में क्या सोचा है? मैं नज़रें झुका ली। मैं बोला, मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच भी नहीं सकता रमेश। मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान को शामिल करने के बारे में सोच नहीं सकती, मगर अब मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैं मर जाऊँगी अगर मैं अपने पति की वसीयत हर हाल में मानूंगी। मैं इस रिश्ते पर राजी हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुम इस बात पर सहमत हो या नहीं? मैं मालकिन की तरफ देखने लगा था। इसमें कोई शक नहीं था कि मेरी मालकिन बहुत ही सुंदर औरत थी। मैं बोला, मालकिन, सोच कर बताऊंगा। मैं इतना कहकर अपने कमरे में वापस आ गया था। मालिक का खत मुझे मिल चुका था। मुझे अब 100% विश्वास हो गया था कि अब मालिक मेरे सपने में नहीं आएंगे, मगर यह मेरी गलतफहमी साबित हुई थी। रात के पिछले पहर फिर से मालिक मेरे सपने में आए थे और कहने लगे, जल्दी से मेरे कमरे में जाओ। मैं नींद से चौंका तो सोचा कि आप तो मुझे हक मिल गया है। मालिक की आखिरी इच्छा क्या थी वह भी मुझे पता चल चुका है। तो फिर अब मालिक मेरे सपने में क्यों आए हैं और अब मालकिन के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत बनती है? लेकिन फिर भी मैं अचानक से उठा और मालिक के कमरे में भी बिना अंदर दाखिल हो गया था। लेकिन सामने का दृश्य देखकर तो कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि वहाँ पर तो मालकिन की नज़र जब मुझ पर पड़ी थी तो वह थर-थर काँपने लगी थी। वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और भागती हुई मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, रमेश, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम इस राज को राज रहने दो। हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी। अब ऐश भरी जिंदगी गुजारेंगे। बस तुमने आज यहाँ जो देखा है ये किसी को मत बताना। अपनी आंखें बंद कर लो। मैं बोला, मालकिन, यह सब क्या है? मुझे सब कुछ सच सच जानना है। मालकिन बहुत डरी हुई थी। रमेश, मैं करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी। उन्होंने मेरी शादी अपने ऑफिस के एक नौकर से कर दी थी। यह सारा बिजनेस तुम्हारे मालिक का नहीं बल्कि मेरा है। और राजेश एक दूसरे के साथ खुश थे। राजेश हर लिहाज से एक अच्छे पति साबित हुए थे, मगर फिर राजेश ने तुम्हें अपना ड्राइवर रख लिया। मैंने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद करने लगी थी। मैंने बहुत साल खुद पर कंट्रोल किया कि किस तरह मैं तुमसे दूरी बना लूं और तुम्हारी मोहब्बत को दिल में जगाने दूं, मगर मैं और ज़्यादा तुमसे दूर नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने राजेश को रास्ते से हटाने का फैसला किया था, मगर उसे ना जाने इस बात के बारे में सब कुछ पता चल गया। यही सब कुछ तुमसे बात करना चाहता था। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे जाने के बाद राजेश को खाने में ऐसी दवा मिला दी जिससे उनके शरीर में बेजान हो गया। दुनिया तो जानते ही होगे
कि पैसे से दुनिया में सब कुछ हो सकता है। मैंने पैसे देकर कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया था और राजेश की मौत का झूठा ढोंग रचाया था। उस समय मैंने राजेश को दवाइयों के असर से बेहोश रखा था। मैं राजेश को जान से नहीं मारना चाहती थी, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि सारी जायदाद तो राजेश के नाम पर है। यह मेरे माता पिता ने मेरे ही साथ धोखा किया था। उन्होंने सारी दौलत तो राजेश के नाम पर ही कर दी थी। ये राजेश में ही धोखे से सारी जायदाद अपने नाम पर कर ली थी। मैं कह नहीं सकती। राजेश ने अपनी वसीयत में लिखा है कि उसके मरने के बाद यह सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाए। अब के बाद यह सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाए। अब मैंने राजेश को दवाइयों के असर से अपने कमरे में ही रखा हुआ है। मैं उस पर दबाव बनाती हूँ कि तू तलाक के पेपरों पर साइन कर दो और सारी जायदाद वापस मेरे नाम कर दो, मगर यह मानते ही नहीं हैं। तुम बताओ, रात के इस समय मेरे कमरे में क्या लेने आए थे? मैं बोला, मालकिन, मैं जब से यहाँ वापस आया हूँ हर रात मालिक को सपने में देखता हूँ। वह मुझसे कहते हैं कि मेरे कमरे में जाओ। आज इसीलिए यहाँ आ गया। मालकिन बोली कि यह सब तुम्हारा वहम है। तुम शायद दिन भर यह सोचते रहते हो कि पता नहीं मालिक मुझसे क्या बात करना चाहते थे। अपनी बात किए बिना ही मालिक इस दुनिया से चले गए। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में यह सपना आने लगा कि मालिक तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं और तुम्हारे सपने में आने लगा। इतना कहकर मालकिन मेरे बहुत करीब आ गई थी, इतना करीब कि उनके शरीर से उठती परफ्यूम की खुशबू को मैं महसूस कर सकता था। मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हटा तो मालकिन ने मुझे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी नशीली आवाज़ में पूछा, अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारा क्या फ़ैसला है? फ़ैसला मेरा हक में होना चाहिए। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, ऐसी खुशी दूंगी जो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कभी नहीं दे सकती हो। कि यह कहकर मालकिन ने मुझे चूमने शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से मालकिन को धक्का दिया और पूरा, मालिक को आप मुझे सौंप दें, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगा। मैंने अपने मन में सोचा कि एक ऐसा आदमी जिसकी मदद खुद भगवान करना चाहते हैं, कि जिसके बारे में हर रात मुझे सपने में इशारा दिया जाता है, मैं उसको यूं ही तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकता था। मालकिन ने मुझे मालिक को मेरे हवाले कर दिया था। मैंने मालिक को अपने पास रखा और मालकिन वाली दवाई देना मालिक को छोड़ दी थी। वह थोड़े ही दिनों में अच्छे भले हो गए थे। सारी कार्रवाई वह पहले ही जानते थे। मालिक ने मेरा बहुत शुक्रिया किया। मैंने उनकी जान बचा ली थी। मैं वापस अपने गांव जाने लगा तो मालिक ने मुझे इनाम के तौर पर 5 लाख रुपए दिए थे, जो मैंने लेने से मना कर दिए, मगर उन्होंने ज़बरदस्ती की तो मुझे लेना ही पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, यह तुम्हारी बेटी के लिए है, उसको फ्यूचर के लिए है। ये सारी रकम अपनी बेटी प्रिया के लिए सेव करके रखना। मालिक ने सारी जायदाद वापस मालकिन के नाम पर कर दी थी और उसे तलाक देकर विदेश चले गए हैं। अब मालकिन अकेली रहती है। एक ऐसी औरत जो गैर मर्द की खातिर अपने पति के साथ धोखा कर सकती है, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। मैं आज भी हैरान हूँ, कौन सा काम था जो भगवान को पसंद आ गया और उनकी मदद की। फिर मैं सोचता हूँ, बेशक मारने वाले से बचाने वाला सिर्फ ईश्वर है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।